चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट। लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेल्स टू डिमांड लोकेल्स ऑन देयर ओन। कहने का मतलब ये है कि एक होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और एक होता है प्लेस ऑफ कंजप्शन। जहां सामान बन रहा होता है उसको कहते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और जहां पर सामान बाजार में बिक रहा होता है उसको कहते हैं प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम है सप्लाई लोकेशन और प्लेस ऑफ कंजप्शन का दूसरा नाम है डिमांड लोकेशन। मान लीजिए सामान बन रहा है बेंगलुरु में, वहां पे प्रोडक्शन हो रहे हैं गुड्स का, और गुड्स का डिमांड हम लोग खरीद रहे हैं गुड्स को कहां पे, झारखंड की राजधानी रांची में। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। रांची में हमारा घर है, हमको एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए जिसका प्रोडक्शन हो रहा है बेंगलुरु में। हम इसको मंगवाएंगे, ऑर्डर करेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जैसे भी हमको सुविधा हो, हम मंगवाने का प्रयास करेंगे लैपटॉप। तो क्या लैपटॉप खुद से चल के आएगा क्या रांची? नहीं, चल के खुद से नहीं आता है। यही कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन ऑन देयर ओन। इनको मदद पड़ती है, जरूरत पड़ती है मदद की, और उसी मदद को कहा जाता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हो सकता है? तो भाई लैंड से, यानी कि ट्रक से आ सकता है सामान बेंगलोर से, रेलवे से आ सकता है रांची तक, यह भी हो सकता है कि थोड़ा एयरवे का भी इस्तेमाल हो जाए, रोडवे रेलवे का भी इस्तेमाल हो जाए, वाटरवे से भी सामान आता है। अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स मंगाते हैं तो ओशियन के द्वारा बड़े बड़े शिप्स जो वाटर में चलते हैं, पानी में, उनके थ्रू भी गुड्स आते हैं। यानी कि गुड्स को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने में मदद की आवश्यकता पड़ती है, और उसी मदद को कहते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन सवाल यह उठता है कि भला ट्रांसपोर्टेशन को लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन को लाइफलाइन इसलिए कहा जाता है, मान लीजिए कि ये आपका शहर है, शहर में बहुत सारे रोड्स आकर के आपको कनेक्ट करते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। कोई रोड ऐसा भी होता है जो आपको अपने कैपिटल से कनेक्ट करता है। इन सब रोड्स को बंद कर दिया जाए, हमने रोड्स को बैरियर लगा दिया, बंद कर दिया। अब बताइए कि आपके पास जो भी गुड्स बचे हुए हैं इस शहर में, मैक्स टू मैक्स कितने दिन चलेंगे? 2 से 3 महीने। उसके बाद सब लोग खरीद के खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। जो भी होगा, मैगी, कुरकुरे, लेज जो खाते हो, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो क्या? जब खाने की चीजें खत्म हो जाएंगी तो लोग धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की मदद पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक इंसान हॉस्पिटल में लेटा हुआ है वेंटिलेटर पे, और उसको चाहिए होता है वेंटिलेटर या ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि उसको लाइफ सपोर्ट का काम करता है, जो कि इसको जिंदा रखने में मदद करता है। ठीक ऐसे ही देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब चलिए पढ़ लेते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर। यानी जमीन के रास्ते जब हम गुड्स और पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसको कहते हैं लैंडवे। पानी के रास्ते जब हम गुड्स और पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसको कहते हैं वाटरवे। और हवा के रास्ते से, एयरप्लेन के माध्यम से जब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसको कहा जाता है एयरवेज। तो लैंडवेज में क्या क्या आते हैं भाई? तो लैंडवेज में आते हैं रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। रोड तो देखे होंगे, तुम्हारे घर के बगल वाला रोड, उस पे ट्रक्स चलते हैं, जीप चलते हैं, बहुत तरह के पिकअप वैन एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाते हैं। रेलवे ट्रेन वगैरह देखे ही होंगे, ट्रेन से गुड्स, भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जाता है। पाइपलाइंस, पाइपलाइंस होते हैं जमीन के अंदर पाइप्स बिछे होते हैं, और उन पाइप्स के थ्रू बहुत सारे गुड्स को या नेचुरल गैसेस को या पेट्रोलियम को, सॉलिड्स को भी कन्वर्ट करके स्लरी में भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह। इसको कहते हैं पाइपलाइन। तो ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। अगला है वाटरवे। वाटरवे दो प्रकार का होता है, एक इनलैंड और एक ओवरसीज। जब हम हमारे खुद के देश में, इंडिया के अंदर पानी के रास्ते, जैसे गंगा में है, गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे नंबर 1, यानी जब देश की बाउंड्री के अंदर पानी के रास्ते सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसको कहते हैं इनलैंड। और जब इंडिया से बाहर समुद्र के रास्ते सामान को भारत से बाहर किसी दूसरे देश में भेजते हैं, या कोई दूसरे देश से सामान हमारे देश में आता है, अलग अलग पोर्ट्स पे, अलग अलग जगह पोर्ट है, यहाँ कांडला है, यहाँ पर तुमको मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू, मारमा गांव सब है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं बहुत सारे। जब गुड्स को
एक देश से दूसरे देश में पानी के रास्ते जाते हैं गुड्स, उसको कहा जाता है ओवरसीज। अब आगे चलो, एयरवे क्या है? एयरवे दो प्रकार का होता है, एक डोमेस्टिक एयरवे यानी इंडिया के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में जो फ्लाइट चलती है उसको डोमेस्टिक एयरवे कहा जाता है, और अगर इंडिया से हमको बाहर जाना है यानी दिल्ली से हमको अमेरिका जाना है, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, दिल्ली से लंदन जाना है, उस फ्लाइट को कहेंगे इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक दो प्रकार का होता है, एक पब्लिक अंडरटेकिंग यानी वैसा एयरप्लेन, वैसा एयरलाइंस जिसका ऑनर गवर्नमेंट है उसको पब्लिक अंडरटेकिंग कहते हैं, और वैसा एयरलाइन जिसका ऑनर प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं उसको प्राइवेट एयरलाइन कहते हैं। ट्रेड जो है वो पहले भी होता था, पुराने जमाने में भी ट्रेड किया जाता था, लेकिन वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था। रेस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब है, मान लो हमारे देश इंडिया में बाहर से कोई भी गुड्स आ रहा है तो बहुत सारे मीन्स से आते थे, जैसे मान लो गधा पे लोड करके आ रहा है, घोड़ों पे लोड करके आ रहा है, ऊंट से आ रहा है, तो ट्रेड तो होता था, मूवमेंट भी होता था, लेकिन बहुत ही स्लो था। धीरे धीरे सामान एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में आ गई टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने खोज किया, पहले तुमको चक्के का पहिए का खोज हुआ, धीरे धीरे पहिया बहुत ही ज्यादा उसमें इनोवेशन हुआ, खोज हुआ, उसको अपग्रेड किया गया, और वो पुराने पहिए से लेकर के एरोप्लेन के पहिए तक का सफर आज कहीं भी इंडिया के कोने कोने में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन चल रहा है। तो कहां वो गधा घोड़ा और कहां 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत ही ज्यादा इनहांस हुआ है हमारा ट्रेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हिस्ट्री से लेकर के यानी पुराने समय से आज तक ट्रेड में बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, ट्रेड ने अपने आप को बदला है, ट्रांसपोर्टेशन ने भी अपने आप को बदला है। किसके चलते? साइंस और टेक्नोलॉजी के चलते ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है। चलिए, ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ेंगे कम्युनिकेशन के साथ। ट्रांसपोर्ट को कम्युनिकेशन के साथ जोड़ने से, जैसे कम्युनिकेशन आजकल है जीपीएस, हम लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमारी गाड़ियां, ट्रक्स किस जगह पर है, किस लोकेशन पे हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ट्रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पे बहुत पहले ही पहुंच जाकर के बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था, टाइम का उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता था। लेकिन अब जीपीएस है, आराम से आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेन कहां पर है, एकदम टाइम पे स्टेशन जाओगे, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन के साथ ऐड करने से जो ट्रेड हुआ है वो ह्यूज हुआ है, यानी जो रिजल्ट आया है बहुत ही पॉजिटिव आया है। ये ध्यान में रखना, हिस्टोरिकल चेंजेस। अब चलो देख लेते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट का पहला, रोडवेज अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, दिख रहा होगा तुम लोगों को, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया में छोटा मोटा रोड नेटवर्क नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रोड नेटवर्क वाले कंट्री हैं उसमें से इंडिया भी एक है। क्यों, कैसे? क्योंकि इंडिया में लगभग 54.7 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, ये ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया में रोडवे ने रेलवे को पीछे छोड़ दिया है। तो जब कभी भी कोई किसी को पीछे छोड़ता है तो जो पीछे छूटा हुआ रहता है पहले वो आगे रहता है, यानी इंडिया में पहले रेलवे आगे था लेकिन अब रोडवे आगे हो गया है। कैसे? ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पहला बात, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, यानी रोड बनाने का खर्चा बहुत ही कम होता है, जबकि रेलवे बनाने का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है भाई? तो रेलवे बनाना है तो आपको सबसे पहले लैंड को एक्वायर करना होगा, लैंड एक्वायर करने के बाद लैंड को पूरा स्टिफ बनाना होगा, क्योंकि उतना भारी भरकम ट्रेन वहां से गुजरेगा और अगर जमीन ही धंस गया तो गड़बड़ा जाएगा ना सिस्टम, इसलिए उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। उस पर पहले रेल, तुमको पटरी बिछाना पड़ता है, पटरी के ऊपर रेल बिछाना पड़ता है, उसके बाद पोल्स लगते हैं, रेलवे केबल्स लगते हैं लाइन के, इसके बाद रेल चला सकते हैं। जबकि रोड बस ये जमीन है, बना दिए, कोलतार से बना दिए रोड, यहाँ पे गाड़ी दौड़ाने लगे, चलने लगा। तो रोड बनाना बहुत ही आसान है, रोड का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है, जबकि रेलवे का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है। इसलिए भी हमारे देश की गवर्नमेंट ज्यादातर रोड बनाने पर फोकस कर रही है, इसलिए रोडवे ने रेलवे को क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। ले लीजिए भैया, आइए देखिए, देखते हैं। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, जैसे हिमालयस का एग्जांपल ले लो, इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है। तो हमारे देश में हिमालयस की हाइट, एवरेज हाइट 6000 मीटर है। अब इतने बड़े बड़े लंबे स्लोप्स पे रेलवे को गुजारना बहुत ही मुश्किल है, और अगर रहा बात टनल्स बनाने का, तो टनल बनाने में बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट लगेगा, इसलिए भी हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, रोडवे को। आगे, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड
एज सच कैन ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। आ गया वही चीज। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन अ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। यानी छोटी दूरी पे जब कभी भी जाना होगा आपको तो रोडवे हमेशा सस्ता पड़ेगा। जैसे अब बाजार सब्जी खरीदने जाना है तो ट्रेन से तो नहीं जाओगे, तुम अपने साइकिल से बाइक से जाओगे, वही सस्ता पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ट्रेन वहां तक बिछाने में भी बहुत खर्चा लगेगा, इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट छोटे डिस्टेंस में, शॉर्ट डिस्टेंस में हमेशा सस्ते पड़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। अब मान के चलिए आपको कोई भी सामान, आपने मोबाइल फोन मंगवाया कहीं बाहर से, आपके दरवाजे तक कौन लेके आता है? जोमेटो डिलीवरी जो बॉयज होते हैं, खाना मंगाते हो, पिज्जा मंगाते हो डोमिनोज का, तो घर तक कौन सा ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है? रोडवे। क्योंकि ट्रेन पॉसिबल नहीं है कि जो ट्रेन का ड्राइवर है आपके घर के बाहर हॉर्न बजाए कहे आइए भाई साहब ले लीजिए आप सामान अपना। तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने वाला एकमात्र ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड एयर एंड सी पोर्ट। अगर आपको कहीं एयरपोर्ट पे जाना है, फ्लाइट पकड़ने जाना है आपको, तो आप वाया रोड ही एयरपोर्ट जाएंगे। इवन आप अगर ट्रेन से रेलवे स्टेशन पे उतर जाते हैं तो आप अपने घर तक रोड से ही जाएंगे। इवन आप अगर पोर्ट तक जाते हैं, जैसे वाटर सी पोर्ट जो होते हैं, तो सी पोर्ट्स में जो गुड्स भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर जहाजों में डालते हैं, तो सी पोर्ट्स तक ले जाते हैं वाया रोडवे, और वहां से वो जाता है वाया वाटरवे। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, वाटरवे या एयरवे, इन सबको फीडर का यानी सपोर्टर का काम करता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है? रोडवे। अब चलो चलते हैं इंडिया में कितने प्रकार के रोडवेज हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नाम ही है इसका क्वाड्रिलेटरल। तो ये रूट शुरू होता है, ध्यान देना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को लिंक करता है। तो दिल्ली, कोलकाता, सॉरी चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली को लिंक करने वाले रोड को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये ध्यान देना, फिर से ध्यान देना, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई। और ये 6 लेन सुपर हाईवे है। 6 लेन कहने का मतलब कि 3 गाड़ियां एक साइड से जा सकती हैं, और डिवाइडर है ये, और 3 गाड़ियां एक साइड से आ सकती हैं। इस रोड को कहा जाता है 6 लेन सुपर हाईवे। और इसी में आता है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहां से कहां तक है भाई? तो ये है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहां पर है सिलचर, आसाम से लेकर के पोरबंदर, गुजरात तक। ये ध्यान देना। और इन रोड्स को मेंटेन करने, कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेवारी है NHAI, जिसको कहा जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया कंप्लीट। अब सेकंड जो रोड है उसको कहते हैं नेशनल हाईवे। चलिए फिर से इंडिया का मैप देख लीजिए। नेशनल हाईवे वो रोड होता है जो राज्यों की राजधानियों को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये बिहार की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, यहाँ लखनऊ है। यानी वो रोड जो विभिन्न राज्यों के राजधानियों को कनेक्ट करे उसको क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे। और इसको बनाने का और मेंटेन करने का जिम्मेवारी किसका है? CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज है हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, यानी दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक कहा जाता है NH1, और दिल्ली से कोलकाता तक NH2। इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग। क्योंकि देखिए शुरुआत में जब शेरशाह सूरी ने बनवाया था तो कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक बनवाया था, लेकिन डिवीजन के बाद पेशावर चला गया था पाकिस्तान में। तो इंडिया में इनके नाम को, इनको महत्व देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए इनके नाम पर दिल्ली से अमृतसर वाले रोड को NH1 या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। रांची। वैसा रोड जो राज्य की राजधानी से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है, वैसे रोड को कहा जाता है स्टेट हाईवे। और इस रोड को बनाने का और टूटे फूटे तो मेंटेन करने का जिम्मेवारी है SPWD यानी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इतना ध्यान रखिएगा स्टेट हाईवे। अब चलिए फटाफट चलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड पे। तो डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सा रोड है भाई? तो हम लोग जिस जिले में रहते हैं उसको याद रखना। जिले का नाम है हम लोग का पलामू। ये बस एग्जाम्पल के लिए है, बाकी इंडिया के लोग भी अपने जिले को ध्यान में रख सकते हैं, हम लोग सभी लोग अपने अपने। तो वैसा रोड जो जिले के हेडक्वार्टर को अलग अलग, जो जिले में और महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे शहर हैं उनसे कनेक्ट करे, वैसे रोड को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट रोड। और इसको मेंटेन करने, कंस्ट्रक्ट करने का जिम्मेवारी किसकी है? तो है ये जिला परिषद की। आगे चलिए चलते हैं अदर रोड्स। अदर रोड्स क्या है देखो भाई, तो इसको रूरल रोड्स भी कहा जाता है। यानी वैसा रोड
जो देश के एकदम रिमोट गांव के एरिया को नजदीकी शहर से या छोटे बाजार से जोड़े, उसको कहा जाता है अदर रोड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोड रिमोट एरिया को बड़े बड़े शहरों से या छोटे मोटे शहरों से जोड़ता है, ताकि देश का जो बिजनेस है, मान लो गांव में छोटा सा एक किसान है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है या व्हीट या राइस प्रोड्यूस करता है, वो इजिली अपने गुड्स को यहाँ शहर में बेच करके पैसा कमा सकता है, जिससे गांव की भी इकोनॉमी अच्छी होगी और शहरों की भी इकोनॉमी अच्छी होगी। इसलिए इनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है। और उस बेनिफिट को दिया जाता है किसके अंडर? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये याद रखना बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और पहले के जमाने में ये जो रोड होते थे वो ऑल सीजन मोटरेबल नहीं बनाए जाते थे, यानी मड से बनाए जाते थे, लेकिन अब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इनको ऑल सीजन मोटरेबल बनाया जाता है, यानी कि बरसात के दिनों में भी इस रोड का इस्तेमाल हो सके, यानी कंक्रीट का रोड या वो कोल वाला रोड बनाया जाता है अदर रोड में, यानी सालों भर ऑल सीजन मोटरेबल रोड यहां पर बनाया जाता है। अब चलते हैं लास्ट हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर रोड के बारे में। बॉर्डर रोड, तो ये तो जानकारी सही है कि मान लीजिए हमारा ये देश है, देश के बॉर्डरिंग एरिया में जो रोड होते हैं, माफ करिएगा मैप अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि एक हाथ में फोन है और एक हाथ में पेन है। तो बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं, इनका मेन मकसद अगेन वही होता है कि देश के रिमोट से रिमोट एरियाज को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का इनका मकसद होता है बॉर्डर रोड। लेकिन इसको बनाने की जिम्मेवारी होती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है स्टैब्लिश कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और इनका मकसद है कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, देश के रिमोट एरियाज का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो जुड़े रहें, अपने गुड्स को बेच करके इनकम अर्न करते रहें, उनका भी विकास हो। चलिए एक और क्लासिफिकेशन है रोड्स का, ध्यान देना। पहला है मेटल्ड रोड्स, मेटल्ड रोड्स, और दूसरा होता है अनमेटल्ड रोड्स, यानी वैसा रोड जिसको बनाने में सीमेंट का यूज हो, कंक्रीट का यूज हो, बिटुमिन कोल का यूज हो, यानी कि ऑल सीजन मोटरेबल, यानी ऑल वेदर, बरसात में भी काम में आ जाए, ठंड के दिनों में भी और गर्मी के दिनों में भी, उसको कहते हैं मेटल्ड रोड। और अनमेटल्ड वैसा रोड जो मड और सैंड से बनता है और ये बरसात में आउट ऑफ यूज हो जाते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि मड में कीचड़ भर जाता है। ये रहा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। फास्ट, क्योंकि कल एग्जाम है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है।